नाज़रीन, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया तो लोगों ने, सार्फीन ने तरह तरह से अपने गुस्से का इजहार किया सोशल मीडिया पर, और उसके अलावा रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी अपने गुस्से का इजहार किया। हालांकि रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अब इस वक्त इख्तलाफ की गुंजाइश बहुत कम रह चुकी है। किसी दिलजले ने यह भी कमेंट किया कि 100 रुपए के पेट्रोल में से सिर्फ 8 रुपए का पेट्रोल है और 92 का वर्ल्ड कप है। 1992 के अंदर पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था उस वक्त पेट्रोल की प्राइस 23 रुपए फी लीटर थी, और आज हम देखते हैं कि 2022-2020 के अंदर यह प्राइस 101 रुपए फी लीटर है। और ऐसे में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में किसी किस्म का खातिर खा इजाफा भी नहीं हुआ है, इस तमाम सूरत हाल के अंदर सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस अफेक्ट नहीं हुई है, पेट्रोल प्राइसेस की वजह से जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो भी बढ़ गए हैं। हालांकि जब पेट्रोल प्राइस कम हुई थी तो ट्रांसपोर्ट के किराए अपनी जगह पर स्टेबल थे, उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन जब पेट्रोल प्राइस बढ़ी है तो साथ ही वो पहले से जो स्टेबल प्राइस थी उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है, और हुकूमत खामोश है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक आम आदमी को स्टोर पर 70 रुपए किलो के हिसाब से चीनी दस्तयाब नहीं है। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस्मतुल्लाह नियाजी साहब, चेयरमैन हैं बस ओनर्स एसोसिएशन के। इस्मतुल्लाह नियाजी साहब से भी हम राब्ता कायम करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अरशद मेरे साथ मौजूद है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप समझते हैं कि ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा है हुकूमत की जानिब से, जो भी कहा जाए, ये जस्टिफाइड है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय ऑनलाइन। बात ये थी कि मैं समझता हूँ कि हर जो स्टेप लिया जाए ना हुकूमती सतह पर, एक तो उसका जवाब होना चाहिए और दूसरा उसमें इतदाल होना चाहिए कि अगर आपने जब कम की हैं तो उस वक्त की जरूरत ये थी कि वो अनाउंसमेंट करने से पहले जो ट्रांसपोर्ट का शोबा था उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब, ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम आएंगे, ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस तरह से जो मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा किया गया है, अगर $2 बढ़े भी थे फी बैरल के ऊपर, तो 33% इजाफा जस्टिफाइड है? आप नहीं समझते कि हुकूमत ने पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेके? क्योंकि जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ, पीछे से जो सप्लाई थी अचानक हमने देखा कि पुरस्कार तौर पर, जादुई तौर पर बहाल होगी। डॉक्टर साहब जी, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि देखिए दोनों जो स्टेप है ना वो ग्रेजुअल लेने चाहिए थे। ये जब अगर बढ़ाने का फैसला अगर चले किसी नागुज़ीर वजूहात से गवर्नमेंट ने किया ही है तो इसको यकदम इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता करके 5-5, 7-7 रुपए करके, तो बाद में कि इंटरनेशनल मार्केट में इतना उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है कि अगर प्रूडेंट ट्रेडिंग करे ना स्टेट, तो उसमें आप एक ब्रेक इवन लेवल बना सकते हैं जिसका एक एवरेज आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा यकदम स्टेप लेने की जाए ना 5-7 रुपए करके ना उसको 3-4 स्टेप में कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि 25 मार्च 1969 को अयूब खान को मुस्ताफी होना पड़ा था जब चीनी की कीमत पे कुछ पैसों का इजाफा हुआ था, लोग सड़कों पर आ गए थे। अब हम देखते हैं कि लोग आपस में बैठकर, महफिल में बैठकर या मैक्सिमम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी भड़ास तो निकालते हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा है वो एक मरबूत एहतजाज की सूरत में ट्रांसलेट नहीं होता है। क्यों? देखिए मेरे ख्याल में बात यह कि जो मौजूदा सूरत हाल जो वबा की भी जो बनी पड़ी है ना, नहीं इस वबा से पहले भी हमने देखा डॉक्टर साहब कि पेट्रोल की प्राइस 118 रुपए तक टच कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने हर तरह से बातें की, लेकिन अपने एहतजाज को ट्रांसलेट नहीं किया उन्होंने सड़कों के ऊपर। देखिए इसमें मेरा ख्याल में कि लोग इस वक्त सारी इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स इतनी ज्यादा बुरे तरीके से फंसी हुई है अपने अपने जो सर्कल में ना, कि वो इस तरफ जो है ना, अगर आप कहें ना कोई स्ट्रीट लेवल का प्रोटेस्ट जो है वो इसलिए भी नहीं बन रहा कि हर कोई शोबा जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है, और कोई इस किस्म की जो है ना एजुकेशन का ना तो कोई मेरे ख्याल में मुतहम्मल हो सकता है और ना कोई ऑर्गेनाइज करने वाला कोई जो है ना सिलसिला इस वक्त मौजूद है, क्योंकि लोगों को बाकी जो है ना परेशानियां वो इतनी ज्यादा है कि तो ये बहुत बड़ा एक फ्लो है
एक बड़ी बेसिक इंग्रेडिएंट है हर इंडस्ट्री का। लेकिन देखिए एहतजाज तो सब कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार तो सब कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि किसी में इतनी सख्त ही नहीं है कि इसके बारे में कुछ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि कोई इसकी मजबूत कोई इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि अगर पेट्रोल की प्राइस में इजाफे के ऊपर एहतजाज को अगर एक मुनज़्ज़म शक्ल नहीं दी गई तो पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से जो ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो इजाफा हुआ है उस पर भी कोई जो एहतजाज है मुनज़्ज़म शक्ल में सामने नहीं आएगा। और इस तरह दुनिया का और जिंदगी का जो हर शोबा है वो अगर पेट्रोल के साथ मुंसलिक है, उसकी प्राइस में इजाफा होगा तो फिर तो लोग मजीद मारे जाएंगे, पीसे जाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुनासिब हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। अगर कोई ऐसी मजबूरियां, कोई इंटरनेशनल ट्रेड या कोई कमिटमेंट इस तरह की थी हमारी, तो हमारा शॉर्टफॉल ऐसा आ गया था, हमने इंपोर्ट कम की थी किसी गलत तखमीने की वजह से, तो ये उसका भी एक शाखसाना हो सकता है कि अब हम यकदम बाइंग के लिए ज्यादा गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो इकदाम है ना वो नहीं डॉक्टर साहब, इसका मतलब क्या समझा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लेटर पैड पर अगर पूरा नाम लिखा जाए कंपनी का तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड होगा। ये अभी जो सूरदार बनी है तो वो तो क्योंकि हुकूमतें तो अपने लोगों को रिलीफ देती होती हैं। गवर्नमेंट जो है वो किसानों से 1400 रुपए मन खरीदती है, फ्लोर मिल्स को सस्ती देने की जगह 1600 रुपए मन, 1800 रुपए मन बेच रही होती है। गवर्नमेंट आड़ती बनी हुई है और ऊपर के तेल की ताजर बनी हुई है। डॉक्टर साहब ये अगर आप देखें, अगर आप गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुनेंगे तो वो कहेंगे जी हाईएस्ट लेवल से तो अभी भी डाउन ही है। तो लेकिन बात यह कि बाकी सारी जो हमारी जो ना इनपुट्स हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं तो उसमें मजीद इस तरह के इजाफे की गुंजाइश नहीं है। ये चीजें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीजें सब सारी चीजों का अदराक हुकूमत को करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद भी एक इकोनॉमिस्ट हैं। एहसन इकबाल साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि वो यकीनन अमेरिका से पढ़े हुए हैं, इकोनॉमी के मामलात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि इकोनॉमी को शॉक से बचाना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबिलिटी से, अनसर्टेनिटी से बचाना चाहिए। और इस तरह के जो शॉक्स है, क्योंकि ये भी इतलात आ रही है कि अब गैस की कीमतों में भी 110% इजाफा होगा, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो फिर पाकिस्तान में आने का तसव्वुर भी ना करे। देखिए, मैंने आपके तकरीबन हर प्रोग्राम में ये बात कही है जो आप कह रहे हैं ना कि अनसर्टेनिटी जो है ना ये सबसे बड़ी रुकावट होती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, मुल्क की इकोनॉमी की पॉजिटिव मूवमेंट में। इसमें कोई शक नहीं है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो है ना जो चेंजेस, जिस तरह के बेसिक इंग्रेडिएंट जो को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसमें जो भी कोई लाना है ना आपको डाउन, तो कीमतों में कमी बेशी जो करनी है वो बड़ी ग्रेजुअल होनी चाहिए और इतनी ग्रेजुअल होनी चाहिए कि मार्केट में वो एब्जॉर्ब भी आहिस्ता आहिस्ता होती जाए। तो इसमें ये कोई इतना बड़ा नहीं होता कि अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूं, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं आपको इंटरप्ट करने की गुस्ताखी करता होता हूं। मुझे ये बताइएगा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, इस तरह से चीजों की कीमत के ऊपर जो गवर्नमेंटल कंट्रोल है, उनकी होर्डिंग में उनसे एसोसिएटेड करप्शन में ज्यादा इजाफा नहीं करता, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता उसकी प्राइस भी स्टेबल होती है, वो लोगों को मिलती भी है। और जिस चीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या गवर्नमेंट रेगुलेट करने की कोशिश करती है, ना उसकी प्राइस स्टेबल होती है और ना वो लोगों को तवातुर से मिलती है। डॉक्टर साहब ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखो रेगुलेशन है ना, रेगुलेशंस आमतौर पे खराबियां ही पैदा करती हैं। अगर हैवी ओपन कंपटीशन मार्केट में मौजूद रहे तो एसएनडी के ऊपर जो प्राइसेस बनती है ना सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पर, वो एक्चुअली हकीकी होती हैं और बड़ी जल्दी उसमें करेक्शन भी आ जाती है, बोथ साइड, अप साइड एंड डाउन साइड। हुकूमत के जो रेगुलेटर के हाथ में जब चीजें आती है ना तो वो फिर चीजों का नीचे जाना जो होता है ना प्राइस। तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर अरशद साहब की हुकूमत की क्या दिलचस्पी है कि पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट है और पेट्रोलियम की जो प्राइस है उसको रेगुलेट करे, उसके लिए पूरी एक ब्यूरोक्रेसी का सेटअप बना रखा है गवर्नमेंट ने ओगरा के नाम से, क्या दिलचस्पी है गवर्नमेंट को? देखिए मेरे ख्याल में ना इसमें ओगरा का जो भी स्ट्रक्चर है ना, इसमें इन्हें जो है ना प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए और उसमें सारे जो स्टेक होल्डर जो इससे मुतासर होते हैं, जिसमें आपकी जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कि कंज्यूमर हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, इन सबको ऑन बोर्ड लेके ना
तो कीमतों का तयन करना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। इस पर ना एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बात तो आप पहले भी कर चुके हैं ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट का पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट है और उसकी जो रेगुलेशन है उसे अपने हाथ में रखने में गवर्नमेंट को दिलचस्पी क्या है? मामला क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, ये मामला के ऊपर जो है ना मुकम्मल प्रिसाइज किस्म का कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन ये बहरहाल इसको ओपन छोड़ना चाहिए, इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। यानी आप एग्री करते हैं कि जब भी प्राइसेस को रेगुलेट किया जाएगा मार्केट प्राइसेस के अलावा आर्टिफिशियली जाकर तो खराबी पैदा होगी? बिल्कुल खराबी पैदा होती है। अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी जो स्टेटस आ जाता है। हेल्दी कंपटीशन है, ओपन मार्केट इकोनॉमी को हर जगह पर इफेक्टिव रखा जाए तो नताइज जो है ना वो कंपैरेटिवली बेहतर आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अगर पेट्रोलियम की प्राइसेस को डीरेगुलेट किया जाए, गवर्नमेंट उसके ऊपर से अपना कंट्रोल उठा ले और सप्लाई और डिमांड के मामलात के ऊपर अगर प्राइस का इजाफा होगा तो प्राइस फेयर होगी, जस्टिफाइड ही होगी। और अगर एक फेयर और जस्टिफाइड प्राइस पर लोगों को पेट्रोल मिलेगा तो उसके बाद पेट्रोल से एसोसिएटेड जितने भी दीगर शोबे हैं वहां पर भी एक पॉजिटिव तब्दीली आएगी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया मोहतरम सदाम अतर खान है, जनरल सेक्रेटरी हैं सब्जी मंडी बादामी बाग लाहौर के। सदाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम और डीजल की प्राइस में इजाफे से सब्जियों और फलों के कारोबार पर कितना मुस्बत या मनफी असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सडनली जो पेट्रोलियम में जो इजाफा हुआ है उससे जो है अगर पहले की कीमतें और आज की कीमतों में अगर तयन की जाए तो बहुत ज्यादा कीमतें जो है ना इस वक्त तकरीबन 20 से 25% जो है ना ये कीमतें का इजाफा हो गया हुआ है। ये अचानक सडनली जो, और अगर देखा जाए आलू की अगर मैं बात करूं तो 60 रुपए रेट था जो इस वक्त 68 रुपए रेट हो गया हुआ है। प्याज 26 रुपए रेट था और 30 रुपए हो गया हुआ है। टमाटर जो सबसे ज्यादा जो लैक हुआ है टमाटर का 30 रुपए रेट था जो इस वक्त 48 रुपए हो गया हुआ है। जितने ज्यादा डिस्टेंस से सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह आएगा उतना ज्यादा अच्छा सदाम, मुझे एक बात बताइएगा, आपके पास ये सारी रेट लिस्ट भी मौजूद है जिसमें आप खुद बता रहे हैं कि किस तरह से इन अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो सब्जियों की कीमत, फलों की कीमत कम नहीं होती, लेकिन जब ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली इनकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों? देखिए, अगर कम है तो उसकी कीमतें कम जरूर होती हैं। ये डिस्टेंस वाइज होता है, ये सीजन वाइज होता है। अब ये देखें, आज से अगर तकरीबन 15 दिन पहले चले जाए तो टमाटर का रेट तकरीबन 20 रुपए था। अगर आज से एक हफ्ता पहले चले जाए टमाटर का रेट 30 रुपए था और आज 48 रुपए रेट है। जिस तरह पेट्रोलियम कीमतें जो है ना इजाफा हो गया। अब यही कीमतें जो है क्योंकि ये जितने ज्यादा डिस्टेंस से आएंगी उतना फ्यूल की कंजप्शन होती है, उस वजह से जो है ना ये कीमतों का जो तयन है, अगर आप ये देखें कि वो महंगी एशिया होगी। फ्रूट्स में भी अगर बात की जाए तमाम फ्रूट जो है इस वक्त तकरीबन 20 से 25%। नहीं सदाम, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि फ्यूल की कंजम्पशन का डायरेक्टली ताल्लुक होता है सब्जियों और फलों की कीमतों से, और जितनी दूर से चीज आती है वो चीज उतनी ज्यादा महंगी होती है। यही तो मैं जा रहा हूं कि जब फ्यूल प्राइस कम होती है तो इन सब्जियों और फलों की कीमतें कम नहीं होती, लेकिन जब फ्यूल प्राइस बढ़ती है तो इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। देखिए, कम होती है तो बिल्कुल कम होती है। आप कहते हैं कि कम नहीं होती, लेकिन कम होती है। ये जितनी सब्जियात वगैरह, जब ये देखें 1 महीना पहले अगर चले जाओ जब पेट्रोल की कीमतें जो है कम हुई थी तो आप उस वक्त रेट लिस्ट निकाल के देख ले जो मार्केट नहीं, उसकी वजह तो सदाम आपने खुद बताई थी हमारे प्रोग्राम में कि उसकी वजह यह है कि पाक ईरान बॉर्डर से और पाक अफगान बॉर्डर से ट्रक निकल नहीं रहे और किसान मजबूर है कि वो सारा माल मकामी मंडी में फरोख्त करे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। उस वक्त वो बंद है, लेकिन इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर भी खुल गया हुआ है। इस वक्त जो है ना, इस वक्त खीरे की इंपोर्ट वहां से की जा रही है बहुत ज्यादा जो है ना, और इसके अलावा खुबानी की इंपोर्ट की जा रही है, सेब की इंपोर्ट की जा रही है वहां, और इस तरह बहुत सारी सब्जी और फ्रूट की जो है ना पाक अफगान बॉर्डर से की जा रही है। यहाँ से आलू की एक्सपोर्ट की जा रही है, प्याज की एक्सपोर्ट की जा रही है। लेकिन जो है ना इसी तरह अगर कीमतें जो है ना वो तयन अगर देखा जाए तो तकरीबन मुनासिब है, लेकिन जो है ना ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इजाफा होने से 25% तकरीबन कीमतों में फर्क पड़ा है अभी। तो आप समझते हैं कि ऐसे में प्राइस कंट्रोल कमेटी का भी ये फर्ज बनता है कि वो रोज के हिसाब से जो रेट लिस्ट निकालती है उसमें वो फ्यूल प्राइसेस को भी कंसिडर करे? सदा बिल्कुल करना
करना चाहिए, प्राइस कंट्रोल कमेटी को करना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा, इस वक्त आप मार्केट में चले गए, थोक मार्केट में, तो ये रेट वगैरह आपको मैंने बता दी है। परचून डेली बेसिस पे हमें शिकायतें वसूल होती है। परचून मार्केट में अगर आप चले जाए, किसी भी छोटी दुकानदार पे चले जाए, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मैं समझता हूँ फाल नहीं है और बिल्कुल ये नाकाम हो चुकी हुई है। ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक हो चुकी हुई है। ये डिप्टी कमिश्नर, लेकिन उसके बावजूद सदाम, हर बंदे को प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर या चेयरमैन बनने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? देखिए, वो दिलचस्पी इस वजह से होती है ना कि वो हराम की कमाई खा सके। लेकिन हर बंदा एक जैसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको फ्री की सब्जियां चाहिए, फ्री की फ्रूट चाहिए, इस वजह से बनने के लिए। आप ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर्स हैं वो ये फ्री सब्जियां और फल लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं जनाब, लेकिन मैं इसमें साथ ये भी बात कर रहा हूँ, काली भेड़े बीच में होती है। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग अच्छे भी हैं बीच में जो बिल्कुल अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हराम की कमाई खाना जानते हैं, दूसरी जो है ना वो बात करना नहीं जानते। अच्छा सदाम, एक बात बताइएगा, इससे पहले भी मुत्तादिद मरतबा हमने इस मौजू पर बात की है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों का काम होता है कि मुनासिब कीमत पर चीजें आवाम तक पहुंचाई जाएं, और वो जो मुनासिब कीमत तय की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर तय की जाती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। अगर अमल दरामद नहीं होना होता तो फिर इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या हुआ सदाम? देखिए अवैध, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि ये रेट लिस्ट निकलती कैसे है। ये इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर के 2 अरकान शामिल होते हैं, यहाँ पे फड़िया एसोसिएशन के 2 अरकान शामिल होते हैं, इसमें जो है मार्केट कमेटी के 2 अरकान शामिल होते हैं। ये तमाम बोलियों को, इसका तरीकाकार ये है कि तमाम बोलियों को मॉनिटर किया जाता है हर आइटम की, और उसके बाद उसकी जो है ना एवरेज निकाली जाती है, वो रेट होता है। लेकिन असल में यहाँ पे हमारी मार्केट में जो डिस्टेंस, इसमें मसला ये आ गया है, ना डिप्टी कमिश्नर का बंदा वहां पे मौजूद होता है, ना मार्केट कमेटी का बंदा होता है, ना फड़ियों का बंदे वहां पे होते हैं। पहले जब एक्सरसाइज की गई है, जब इन्होंने स्टार्ट किया गया रेट लिस्ट बनाने के लिए, तब तो मौजूद होते थे, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं होते हैं। ये घरों पे बैठ के फोन पे, टेलीफोन लाइन पे ये ले लेते हैं कि जनाब फलाने की बोली कितने की हुई है, फलाने की ऑप्शन कितने की हुई है, खीरे की कितने की, आलू की कितने की, प्याज की कितने की, टमाटर की कितने की है। वो घर बैठ के फिर वो जब रेट निकालेंगे तो यही होगा। अब देखें क्वालिटी इसमें होती है A क्लास, B क्लास और C क्लास। अगर C क्लास का रेट दे दिया जाए तो A क्लास वाला मर जाता है, A क्लास का रेट दे दिया जाए तो C क्लास का जो है ना वो इस चीज में वो डिस्टेंस आ जाता है। दूसरी बात ये सदाम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इस रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं करना होता तो आपको इस रेट लिस्ट के जारी होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए हमें फर्क नहीं पड़ता, आरटीओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है छोटी दुकानदारों को, जिनको आके मजिस्ट्रेट जो है वो 2-2 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया जुर्माना करते हैं। उनको जाहिर सी बात है पीछे से महंगा मिलेगा। यही चीज है, रेट जो है। अच्छा सदाम, एक बात बताइएगा कि अगर एक मैजिस्ट्रेट एक छोटे दुकानदार को आकर जुर्माना करता है कि तुम केले जो है 100 रुपए दर्जन बेच रहे हो और उनका रेट 80 रुपए फी दर्जन है, और अगर वो दुकानदार कहे कि मुझे पीछे से मिला ही 90 रुपए फी दर्जन है, तो मैजिस्ट्रेट उसकी बात नहीं सुनता है सदाम? बिल्कुल ये हकीकत है, ये 100% अवैध, 100% ये बात इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन है। ये इस तरह होता है इस मार्केट में। बेसिकली उसने अपनी दुकानदारी करने के लिए तमाम आइटम्स रखनी होती है, लेकिन उसमें अवैध ये मसला आजकल ये चल रहा है कि वो लोग एवरेज निकाल लेते हैं। किसी में उसको 20 रुपए किलो के बच गए, किसी में 5 रुपए बच गए, किसी में 5 रुपए नुकसान हो गया, लेकिन वो एवरेज निकाल दी जाती है। जाहिर सी बात है उसने अपनी दुकानदारी भी तो चलानी होती है ना। सदाम, मेरा सवाल फिर वही है कि अगर एक बंदे को पीछे से मंडी से चीज महंगी मिल रही है और वो सरकारी प्राइस से ज्यादा है, तो मैजिस्ट्रेट उसको फिर भी जुर्माना करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने रेट लिस्ट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सके, लेकिन उसमें मजिस्ट्रेट साहब जो है ना उसका कसूर नहीं है या उस दुकानदार का नहीं है, कसूर उस रेट निकालने वाले का कसूर है। जो रेट निकालते हैं, फेक रेट निकालते हैं, घर बैठ के रेट निकालते हैं। एक चीज है ही महंगी, जैसे आपने बात की है, मैं आप ही की बात करता हूँ। जो चीज रेट मार्केट में इतना महंगा है तो उसका सस्ता रेट देने का मजाक नहीं बनते वो। लेकिन सदाम, इसका मतलब यह है कि अगर एक मैजिस्ट्रेट जो है एक ऐसे बंदे को जुर्माना करता है जिसको पीछे से चीज महंगी मिली है, ये तो उस छोटे दुकानदार के ऊपर जुल्म है।
बहुत बड़ा जुल्म है, इस वक्त जुल्म है और ये माफिया है। मैं समझता हूँ ये माफिया है जो इस वक्त जो है ना फेक रेट निकालते हैं। और सदाम, आप नहीं समझते कि जानबूझकर रेट को इस तरह से अनरियलिस्टिक रखा जाता है ताकि लोगों को करप्शन का मौका मिले? बिल्कुल, करप्शन इस वक्त हमारे मुल्क में करप्शन है ही बहुत ज्यादा, और हर चीज, हर बात में, हर काम में माफिया इस वक्त घुसा हुआ है। अब रेट लिस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, आपने रेट लिस्ट की जिस तरह बात की है, ये रेट लिस्ट फेक निकालना बंद कर दें, जो रियलिटी है वो निकालना, वो उस पर रेट निकाले तो मैं समझता हूं कि अवाम। अच्छा सदाम, एक आखिरी सवाल, आप ताजिर रहनुमा भी हैं, खुद भी इस बिजनेस से एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं, आप क्या पूरी ईमानदारी से समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस हटा दिया जाए, सिर्फ मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया जाए चीजों को, तो मामलात में बेहतरी आएगी? अगर हकीकत बात पूछे तो बहुत इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सदाम अतर खान। मेरा वक्त खत्म हो गया है, अगर मेरे पास वक्त होता तो हम आपसे मजीद बात करते। नाज़रीन, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से सब्जियों और फलों की कीमत में भी इजाफा हुआ है, और वो इजाफा इस कदर ज्यादा है कि एक आम आदमी की पहुंच से ये चीजें अब बाहर होना शुरू हो गई हैं। सिर्फ 3 हफ्ते में जो टमाटर की कीमत है वो 20 रुपए फी किलो से जंप करके 48 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। और इसी तरह से पेट्रोलियम प्राइस जो है वो ट्रांसपोर्ट के किरायों को भी इफेक्ट कर रही है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हाजी शेर अली साहब मौजूद हैं, सदर हैं मिनी मजदा एसोसिएशन के। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो आप लोग किराया कम नहीं करते, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आप लोग फौरन किराया बढ़ा देते हैं, क्यों? जी बहुत शुक्रिया भाई। ऐसे जी बहुत शुक्रिया। ऐसे है कि जब पिछली दफा पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई तो हमने 15 से 20% किराया कम किए हैं, लेकिन अभी पेट्रोल डीजल बढ़ा है तो हमारे किराए किसी ने बढ़ाए नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रोसीजर नहीं मार रहा, हमारा हुकूमत नहीं मार रही, हमारे DRT सेक्रेटरी नहीं मार रहे हैं, हमारे आरटी नहीं मार रहे। तो हम तो इस डीजल के बहुत शिकार हो चुके हैं जी। हमारा तो जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। नहीं हाजी शेर अली साहब, आप कह रहे हैं कि जब पेट्रोल की कीमत कम हुई थी, डीजल की कीमत कम हुई थी, तो आपने 15-20% कीमत जो थी वो कम कर दी थी। कीमत कम आपने खुद कर दी थी और बढ़ाने के लिए आप हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। सर कम नहीं, हमारी हुकूमत ने, हमारे बहुत मुलाकात हुए थे, 3-4 दफा हमारी मुलाकातें हुई, फिर जाके काम हमने कम किए थे, हुकूमत के कहने पे किए थे। खुद से नहीं किए थे? खुद से नहीं किए थे सर। मैंने आप हुकूमत ने बार बार आप लोगों पर दबाव डाला था कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं, इसलिए आप लोग किराए कम करें। आपने खुद से तो नहीं किया ना? बिल्कुल जी। उस वक्त कोरोना का दौर था, ईद का दौर था। एक साइड से गाड़ी हमारी खाली आती है, दूसरी साइड हमारी गाड़ी फुल होकर आती है। हमारा मुतालबा ये था कि ईद घुटने दे, एक हफ्ता में टाइम दे दे, एक हफ्ते बाद किराए कम कर देंगे, लेकिन हुकूमत ने हमारी एक ना सुनी, लेकिन पहले किराए कम किए, बाद हमारी ट्रांसपोर्ट चली सर। तो आप समझते हैं कि अब हुकूमत ने अगर किराया ना बढ़ाया पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से तो आप लोगों का कारोबार बुरी तरह से मुतासर होगा? आज सर देखिए कि हमारा कारोबार पहले से ही मुतासर जा रहा है, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है, टोल प्लाजा बहुत ज्यादा है, डीजल बहुत महंगा है, टायर बहुत महंगे हैं, स्पेयर पार्ट बहुत महंगा है, लेकिन हमारे किराए बहुत कम है। तो हाजी साहब, अगर इतना नुकसान होता है आप लोगों को, तो फिर आप नुकसान वाला कारोबार क्यों करते हैं? सर देखिएगा छोड़ भी सकते हैं, हमें वो कारोबार आता नहीं है। ये करोड़ों रुपए की रुपए के इन्वेस्टमेंट किधर लेके जाएंगे? तो आपको इस कारोबार में हाजी साहब कुछ ना कुछ बचता ही होगा ना, कोई मुनाफा होता ही होगा ना, तो आप इसके साथ मुंसलिक हैं? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाहौर में बड़ी बड़ी कंपनियां फलाप हो चुकी हैं। अभी आप देखेंगे कुछ दिन बाद बैंक लीज पर गाड़ियां पकड़ने लग जाएंगे मेरे ख्याल में, जो मुझे महसूस हो रहा है। हमने अपनी किस्तें रोकी हुई है, हमने सैलरी रोकी है, लेकिन बैंकों वाले हमारी गाड़ियों पे इतने चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मेरा जो मुझे खदशा है कि अगले हफ्ते, अगले माह हमारी गाड़ियां न पकड़ी जाएं। अच्छा, अगर इसका मतलब यह है कि आप लोगों को बैंक इंस्टॉलमेंट देने के लिए किरायों में इजाफा दरकार है?
बिल्कुल जी, किराया दरकार है, किराया बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हमें मोटरवे पूरे पैसेंजर भी करने चाहिए इनको। नहीं, हमें मोटरवे पे पूरे पैसेंजर आपके पैसेंजर जो है वो पूरे की बजाय आधे क्यों किए हुकूमत ने, पता है आपको? सर वो पता है, कोरोना की वजह है। तो आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना हुकूमत से? नहीं, बिल्कुल जी नहीं। और इसके अलावा अगर पीआईए का जहाज हो या किसी निजी एयरलाइन का जहाज हो, उसमें भी आधी सवारियां बैठती हैं, रेलवे में भी आधी सवारियां बैठती हैं। चले वो अमीर इदारे हैं, वो इस नुकसान को सहार सकते हैं, लेकिन हुकूमत की हाजी साहब आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर एक सीट छोड़कर आपको एक मुसाफिर बिठाने का कहा जाता है तो वो सिर्फ कोरोना वबा की वजह से कहा जाता है हाजी साहब, जिसके ऊपर आप लोग कोई अमल दरामद नहीं करते हैं। सर मैं गुजारिश करूंगा कि अगर पीए की आप बात कर रहे हैं कि एयरलाइन की बात कर रहे हैं कि तो वो एक सवारी पे एक बैठाते हैं कि खाली सीट छोड़ते हैं तो वो डबल किराया लेते हैं। नहीं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि वो अमीर इदारे हैं, ये बात ठीक है कि वो ज्यादा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग इस कारोबार से मुंसलिक, आप आज से तो नहीं वाबस्ता, आप कई सालों से ये कारोबार कर रहे हैं, कभी कारोबार में अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, तो अगर ये एक साल उतार का है और लोगों की सेहत ज्यादा जरूरी है या आपकी जेब में पैसे ज्यादा जरूरी है? अगर आपका कोई प्यारा इस वबा का शिकार हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा हाजी साहब? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि हमें किराए में थोड़ा सा 20-30% बढ़ाया जाए। सब आपका ये मुतालबा नहीं था, यह आपका दूसरा मुतालबा था। आपका पहला मुतालबा ये था कि आपको पूरी सवारियां बस में बिठाने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल यही हमारा मुतालबा था। अगर पूरी बिठाने की परमिशन नहीं है तो हमारे किराए बढ़ाए जाए, 50%। किराए बढ़ाने की वजह यह है कि आपको पूरी सवारियां बिठाने की परमिशन नहीं है या यह है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है? एक वजह बताएं सर। मैं बताता हूं। हमें हमारा पहला मुतालबा यह था कि अगर हमने पैसेंजर कम लेके जाने हैं, आधे पैसेंजर लेके जाए तो हमारा किराया बढ़ाया जाए। ठीक है, फिर हुकूमत ने बड़ा किराया कम कर दिया। उसके बाद अभी पेट्रोल बढ़ गया तो हमारा किराया तो नहीं बढ़ा। हमारा मुतालबा यह है कि इसको 50% किराया बढ़ाया जाए। जब पैसेंजर पूरे हो जाएंगे हम किराया बढ़ाएंगे। तो हाजी साहब, अगर हुकूमत आपका मुतालबा नहीं सुनती, आपकी जानिब से जितनी भी अपीलें की जाती हैं, मुज़ाकरात किए जाते हैं, कामयाब नहीं होते, तो आप क्या ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे? सर ऐसे है कि ये वक्त ट्रांसपोर्ट बंद करने का नहीं, हम अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारा ख्याल नहीं, ट्रांसपोर्ट का ख्याल नहीं कर रही है। क्योंकि कोरोना वबा का दौर है, हम अपनी ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे तो लोग समझेंगे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम आप बुरे नहीं बनना चाहते, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे किराए बढ़ाए। नहीं, हर साल ईद के मौके पर जब आप लोग एक एक सवारी से डबल किराए वसूल करते हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि लोग और हुकूमत यही समझती है कि आप लोग मजबूरियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? सर कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि किराया हमने ईद पे डबल किया हो। हम तो ईद पे वही किराया लेते हैं जो पहले रूटीन में ज्यादा होता है। कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि हमने डबल किराया किया हो। लेकिन हाजी साहब, क्या हमारे रिपोर्टर्स जब लारी अड्डों पर खड़े होकर हमें लाइव हिट दे रहे होते हैं, मुसाफिरों से बात करवा रहे होते हैं, जो कहते हैं कि अगर हम मुल्तान के 900 रुपए देते थे तो वो 1500 रुपए मांग रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे होते हैं? सर ऐसे है कि हर महकमे में, हर दायरे में, हर जगह पे काली बेड़े होती हैं, लेकिन इसमें भी कोई काली बेड़े होगी, लेकिन प्रॉपर तौर पर हम किराया नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमारे तो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट चलती है। कोई बाहर पैसे कोई लेके चला जाएगा, आधी सवारी उसको डबल किराया ले ले, तो वो काली बेड़े होती है हर महकमे में, हर शोबे में होती है। नहीं, आपने उन काली भेड़ों के एतराफ से पहले तो ये कहा कि ये बात ही गलत है। देखिए जी, अगर उसकी निशानदेही करें तो हम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हम तारों के साथ हैं, हम मीडिया के साथ हैं, हम उनसे बिल्कुल माफिया से लड़ेंगे, लेकिन हमारे प्रॉपर तौर पर बढ़ाए जाएंगे। अच्छा, ये बात आपको इल्म होगी कि जो एसी गाड़ियां हैं वो तो इस वक्त रेगुलराइज ही नहीं है। आप उनकी जितनी मर्जी कीमत जो है, जितना मर्जी किराया है, वो फिक्स कर सकते हैं लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक। असल मसला तो हाजी साहब नॉन एसी गाड़ियों का है ना? जी जी, नॉन एसी गाड़ी का ऐसे ना, जो नॉन एसी गाड़ी को वो तो आरटी फैक्ट्री हमारे किराए मुकर्रर करते हैं, लेकिन जो किराया आरटी फैक्ट्री हमें दे रहा है उससे हमारे टायरों का, हमारे डीजल का, हमारे टोल प्लाजों का, हमारे ड्राइवरों का खर्चा बिल्कुल नहीं पूरा होता। हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हाजी साहब, लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर इतना नुकसान हो रहा है तो उसके बावजूद आप लोग कारोबार जारी क्यों रखे हुए हैं? सर मैं यही बताने लगा हूं कि इस कौम को, इस अपनी अवाम को हम तनहा में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम आज गाड़ियां अपनी बंद करेंगे ना, तो लोगों ने, अदारों ने कहना है ये कोरोना का सहारा लेते हुए ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम अपने वो बुरा नहीं करवाना चाहते,
ये वो पहले वाले ट्रांसपोर्ट नहीं जो बदमाशियां करते थे, ये बहुत बहुत शुक्रिया हाजी शेर अली साहब। उनका ये कहना था कि जैसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस पे इजाफा हुआ है तो नॉन एसी गाड़ियों का किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि इस किराए से उनका जो खर्च है बिजनेस का वो पूरा नहीं हो रहा। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तारीख की बदतरीन सतह के ऊपर खड़ी है, ग्रोथ रेट नेगेटिव है, डॉलर की प्राइस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 168 रुपए तक पहुंच चुकी है और तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान में 33% पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया है। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तक नहीं बढ़ाई गई हैं। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए माहिर मईशत हमारे उस्ताद, हमारे सीनियर डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत भरी तशरीफ आवरी का। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग है, बांग्लादेश की करेंसी, बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम इस रीजन की बात करें तो पाकिस्तान सबसे वीक क्यों है डॉक्टर साहब? देखें, बात यह है जी कि दोनों बातें बहुत जरूरी हैं कि एक तरफ इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, दूसरी तरफ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, स्पेशली पॉलिसी इन्फोर्सर्स हैं, वो बिल्कुल चीजों को समझ ही नहीं रहे। एक खास ऊपर का तबका है 7%, 10%, जिसके मुनाफों के लिए ये सारी पॉलिसियां बन रही हैं। कौम की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई कभी नहीं गई। ये बॉल नीचे को आ रहा था, सिर्फ इस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वो बिल्कुल इकोनॉमी खड़ी हो गई और जो थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलना था वो नहीं मिला। हमारे बाहर के कर्जे, हमारे अंदर के कर्जे, हमारी जो एज ए सेड इंडस्ट्रीज बंद हैं, हमारी सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा ये जो थे फूड प्रोवाइडर्स वो बंद किए हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये कोरोना वबा के तनाजुर में टाइम मैगजीन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है और बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेकर लिखा है कि पाकिस्तान जैसी जो ऑटोक्रेटिक रजीम्स हैं जहां पर जमहूरी सेटअप सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, वो कोरोना वबा की वजह से जो फॉरेन एड आ रही है उसको अपने इस्तेमाल में लाकर मजीद ताकतवर हो रही हैं। क्या आप एग्री करते हैं टाइम मैगजीन? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सर। बात यह है कि ये जो फॉरेन डेट है ये कई सालों से ये अब एक हमारी जो हुक्मरान तबका है इनरिस्पेक्टिवली ये उसके लिए एक नशे की दवाई है जो हमें मिलती रहती है। ये उस पे अपना घर चलाते हैं, अपनी पर्क्स लेते हैं और कौम को टैक्स से ये वापस किया जाता है। तो ये बात तो है कि हमने कभी हम लोगों से वोट तो लेते हैं। अच्छा, 14-15 साल पहले शौकत अजीज पाकिस्तान के वजीर आजम थे, वो एक सीनियर बैंकर थे, अचानक वो रात की तारीकी में आए और मुइन कुरैशी की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए, चौधरी शुजात हुसैन की तरह। उन्होंने जितने भी कर्जे लिए वो आज पाकिस्तानी कौम को उतारने पड़ रहे हैं और वो पाकिस्तानी कौम को जवाबदेह भी नहीं है डॉक्टर साहब, और पाकिस्तान से बाहर मजे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सर ये कुछ आपके इस वक्त भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इलेक्टेड नहीं है। जी हाँ। आपकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वक्त जो आपके स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो भी बाहर से आए हैं। हमारे मौजूदा जो मुशीरे खजाना है हफीज शेख साहब, हमें वो ये बताते हैं कि जो जरदारी दौर में हफीज शेख साहब थे उन्होंने जो कर्जे लिए थे वो मिलाकर, और मुशर्रफ दौर में जो हफीज शेख साहब थे उन्होंने जो कर्जे लिए थे वो मिलाकर इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब इमरान खान के दौर में जो हफीज शेख साहब हैं उन्हें मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। जी, बात यही है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये ऊपर के 7-10% लोग हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हों, अपोजिशन में हो, गवर्नमेंट से बाहर हो, इंडस्ट्रीज में हो, बिजनेसेस में हो एंड सच फोर्थ, जिनके खातर आप जरा इस बजट की जो वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं रिवाइज्ड बजट, उसको जरा देखें तो फिर आपको पता लगेगा कि कौन सी डिस्क्रिपेंसीज को माफ किया जाता है। आप की आज रिपोर्ट जो आई है
कि अभी भी मिनिस्ट्रियों में गबन है। और पहले साल की जो ऑडिट रिपोर्ट है पीटीआई गवर्नमेंट की, उसमें मैं उसी की बात कर रहा था। 270 अरब रुपए के गबन का इंकशाफ हुआ है डॉक्टर साहब। जी जी, मैं इसी की बात कर रहा था। अब आप देखें ना कि सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक नहीं चलेगी आपकी। मैं इररिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस अब परफॉर्म नहीं कर रही। अब आप फिर भी मजे की बात तो ये है कि लेकिन डॉक्टर साहब इल्जाम ये भी आयद किया जाता है कि हमारे इकोनॉमिस्ट्स को, हमारे महकमा फाइनेंस को इजाजत ही नहीं है बजट बनाने की। बजट कहीं और से आता है और लिखा लिखाया बजट पढ़ दिया जाता है कौमी असेंबली में। जब आज से कुछ साल पहले डॉक्टर मुबशर हसन महरूम ने मुझे पर्सनली कहा था कि जब वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बजट आईएमएफ से आता था, यहाँ तो सिर्फ उसको लोकल उस पे करते थे। आज भी वही होगा। आपकी ब्यूरोक्रेसी। तो डॉक्टर साहब आपको लगता है कि 168 रुपए पर डॉलर पहुंच गया है, यहाँ पर रुकेगा या मजीद ऊपर जाएगा? देखें, पिछले साल मैंने ये कहा था कि 200 रुपए तक जाएगा। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, वो नीचे आके फिर 168 पे चला गया है। अब तो आपकी रेमिटेंसेस भी कम हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तानी वहां से आ रहे हैं या पैसे नहीं भेज रहे। आपके एक्सपोर्ट्स बंद हैं। आपको ये जो 7% पे लेके आए हैं इंटरेस्ट रेट्स, ये आज से 1 साल पहले लेके आना चाहिए था ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब। और नाज़रीन, यही वो हालात है जिनका इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हुए, करोड़ों के घरों में रहते हुए हुक्मरान आपको ये बताते हैं कि उनके पास आपके लिए पैसे नहीं है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है स्टविदास। वेलकम है नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो दूररस मुआशी इस्लाहात हैं वो ना लाई जा सकी है और ना उन पर इम्प्लीमेंटेशन की जा सकी है। ये बात सोचने की है, ये बात गौर करने की है कि निज़ाम के अंदर चेहरे भी वही रहते हैं, सिर्फ उस निज़ाम का नाम तब्दील कर दिया जाता है। कभी उमर अयूब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होते हैं, कभी उमर अयूब साहब पीएमएलक्यू में होते हैं और कभी वो उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते हैं। पिछले दिनों वो पार्लियामेंट पे खड़े होकर नून लीग के ऊपर तनकीद करते हुए ये कह रहे थे, ये सवाल पूछ रहे थे कि 2014 में किसकी हुकूमत थी, तो पीछे से जवाब आया आपकी। और ये वो स्टेट ऑफ अफेयर्स है जिसकी वजह से जो पावर पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मुरव्वज है। और चूंकि मामला पावर पॉलिटिक्स का होता है, मामला इत्तेहादियों को साथ रखने का होता है, नंबर गेम पूरी करने का होता है, इस वजह से जो लोगों की मुआशी तरजीहात है उनकी जानिब ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, हुकूमत की जानिब से, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से। और जब हुकूमत अपनी नंबर गेम पूरी करने के चक्रों में होती है, ऐसे में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो फाइल हुकूमती वज़रा के आगे या इवन वजीर आला के आगे या इवन वजीर आज़म के आगे रखी जाती है, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए उस फाइल को टर्न डाउन करना। और उसकी वाज़ेह मिसाल हमने देखा कि किस तरह से मुल्क में शॉर्टेज के बावजूद चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। जब चीनी की कीमत का नोटिस लिया गया तो प्राइस 52 रुपए थी, और जब हमने देखा कि चीनी की कीमत के ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन था उसने अपनी हतमी रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो आज आम मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं है। और अगर मिल रही है तो कारखानों की महंगी पैक चीनी 90 से 95 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। यही सूरत हाल पेट्रोल की थी कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो हमने देखा कि पेट्रोल माफिया के आगे हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस नजर नहीं आई। पूरा जून का महीना जो लोग हैं वो उस पेट्रोल की तलाश में ख्वार होते रहे, और जब 26 जून को हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 33% इजाफा किया गया तो वो पेट्रोल अचानक से जमीन के नीचे से ना सिर्फ नमूदार हुआ बल्कि लोगों को मिलना भी शुरू हो गया। हजरत अली कहा करते थे और बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि सिर्फ और सिर्फ कुफ्र की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।